साल 2014 नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और बनते ही आरोप लगे कि ये तो अमीरों की सरकार है जो कि अमीरों को और अमीर बना रही है। सबसे ज्यादा आरोप लगे गौतम अडानी को लेकर के, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से ही अडानी समूह अपने कारोबार को भारत के साथ साथ विदेशों में भी आक्रामक रूप से फैलाने में लगा हुआ है। दुनिया भर में हवाई अड्डों, बंदरगाहों, कोयला खदानों, बिजली स्टेशनों और गैस स्टेशनों के प्रोजेक्ट रूपी तोहफे कथित तौर पर सरकार अडानी को दिलाने में लगी हुई है। इसी वजह से साल 2014 में जिस अडानी की संपत्ति $5 बिलियन थी, वो 8 साल में यानी कि 2022 तक $121 बिलियन हो गई। आखिर कौन से हैं वो 9 तोहफे जो अडानी को कथित तौर पर भाजपा सरकार से मिले हुए हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। हम बात कर रहे हैं सरकार द्वारा अडानी को मिले हुए 9 तोहफों की, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला तोहफा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के अगले साल यानी कि साल 2015 में ही प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार ढाका गए। ढाका की अपनी पहली यात्रा पर मोदी ने कहा था कि भारत बांग्लादेश की बिजली की जरूरतों को पूरा करने में एक प्रमुख भागीदार हो सकता है। फिर क्या था, 2 महीने बाद ही खबर आई कि बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने का टेंडर अडानी को मिल गया। 2 साल बाद अप्रैल 2017 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना नई दिल्ली आई और इस दौरान अडानी से एक्जीक्यूशन समझौता भी कर लिया। बांग्लादेश में विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह समझौता मोदी सरकार के दबाव में किया गया था। हालांकि शेख हसीना पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसके बाद नवंबर 2017 में अडानी पावर लिमिटेड ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक और समझौता किया, जिसके तहत बांग्लादेश को अगले 25 साल तक अडानी पावर लिमिटेड के झारखंड के गोड्डा में लगे प्लांट द्वारा उत्पादित 100% बिजली को खरीदना था। इस समझौते के बाद तो आम जनता भी इसके विरोध में आ गई। साल 2023 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने अडानी पावर को पत्र लिख करके समझौते को संशोधित करने का अनुरोध किया था। इसके बाद जैसे ही शेख हसीना के हाथ से सत्ता गई तो बांग्लादेश की नई सरकार ने कहा कि सरकार अडानी समूह के साथ हुए समझौते की शर्तों की समीक्षा करना चाहती है, साथ ही बिजली के लिए चुकाई जा रही कीमत को भी जांचना चाहती है। बांग्लादेश में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अनु मोहम्मद ने इस समझौते को लेकर के कहा है कि ये सौदा बांग्लादेश में बिजली की हमारी मांग को पूरा करने के लिए नहीं किया गया था, ये अडानी और मोदी को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। यहाँ से अडानी पावर को लगने लगा कि बांग्लादेश सरकार तो इस समझौते को रद्द कर सकती है, तो इसके लिए अडानी की ये कंपनी भारत में बिजली बेचने के लिए बैकअप प्लान तलाश करने लगी। कुछ ही दिनों के अंदर ही बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने वाले गोड्डा संयंत्र को बिहार के लखीसराय में एक सब स्टेशन के माध्यम से भारतीय ग्रिड से जुड़ने की मंजूरी मिल गई। हालांकि इसकी तैयारी पहले से ही चल रही थी। इसी साल 12 अगस्त को जब बांग्लादेश में उथल पुथल का दौर चल रहा था, तब केंद्र सरकार ने बिजली निर्यात संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया, जिससे अडानी पावर को घरेलू बाजार में वो बिजली बेचने की अनुमति मिल सके जिसे वो बांग्लादेश में बेचने के लिए बनाता है और अडानी को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। दूसरा तोहफा, भारत की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह संचालन कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने मलेशिया के सेलंगोर राज्य के कैरी द्वीप पर एक ग्रीनफील्ड बंदरगाह बनाने की योजना बनाई है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से कंटेनरों के संचालन के लिए किया जाना था और ये बनाने से पहले मलेशियन सरकार की मंजूरी जरूरी थी। अडानी समूह को मंजूरी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जब मार्च 2017 में नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब तुन रजाक की मेजबानी की, तो 1 महीने के बाद ही अडानी समूह को कैरी द्वीप पर एक मेगा कंटेनर पोर्ट बनाने के लिए हरी झंडी मिल गई। तीसरा तोहफा, जुलाई 2017 में मोदी इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे से 2 लोगों को खूब फायदा हुआ था। पहला था मीडिया, जिसने इजराइल दौरे पर गए हुए नरेंद्र मोदी की खूब वाहवाही की और खूब टीआरपी बटोरी। दूसरा था अडानी समूह। नरेंद्र मोदी के दौरे से अडानी समूह को इजराइल के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध बनाने का मौका मिल गया। इसके बाद अडानी समूह ने जनवरी 2018 में दिल्ली में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी की, साथ ही इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम के साथ
सैन्य ड्रोन बनाने के लिए तेलंगाना में एक सुविधा का उद्घाटन किया और साल 2022 में समूह ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण भी कर लिया। चौथा तोहफा, जून 2018 में मोदी सिंगापुर गए, जहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री ली सिन लुंग से मुलाकात की। उसी महीने में बाद में सिंगापुर की सरकारी निवेश फर्म टेमासेक ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ में 369.65 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे एप्सिस के शेयर की कीमत 2.75% बढ़ करके 372 रुपए हो गई। पांचवा तोहफा, नवंबर 2021 नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से मुलाकात की और इसके कुछ महीनों में ही जून 2022 में सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सीबा के अध्यक्ष MMC फर्डिनेंडो ने संसदीय पैनल के सामने दावा किया कि राष्ट्रपति ने उनसे परियोजना अडानी समूह को देने के लिए कहा, क्योंकि मोदी ने परियोजना को अडानी समूह को देने के लिए राष्ट्रपति पर दबाव डाला था। इस खुलासे के बाद तो श्रीलंका में हंगामा मच गया, जिसके बाद अधिकारी ने अपनी टिप्पणी वापस ले ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने भी दिल्ली में मोदी से मुलाकात की, जिसमें कोलंबो बंदरगाह के ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संचालित करने के लिए अडानी समूह को दिए जाने पर बात हुई थी। यूनियनों और बौद्ध धर्म गुरुओं के विरोध के बाद से श्रीलंका इस समझौते से मुकर गया। छठा तोहफा, साल 2023 नेपाल के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग की, जिसमें मुद्दा था कि भारत नेपाल के लिए हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई वाले हवाई मार्ग खोल दे। इस मीटिंग के कुछ दिनों के बाद ही एक और मीटिंग हुई, जिसमें अडानी समूह के अधिकारियों ने नेपाली नागरिक उड्डयन अधिकारियों के साथ चर्चा की। इन दोनों मीटिंग्स का हल ये निकला कि इस साल अडानी समूह नेपाल में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए नेपाली अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। सातवां तोहफा, नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2023 में दिल्ली में तंजानिया की राष्ट्रपति समीहा सुलुहू की मेजबानी की। 8 महीने बाद मई 2024 में अडानी पोर्ट्स को तंजानिया के दार ए सलाम पोर्ट का एक कंटेनर टर्मिनल 30 साल के लिए संचालित करने के लिए मिल गया। आठवां तोहफा, दिसंबर 2023 केन्याई राष्ट्रपति नई दिल्ली आए और मोदी जी ने उनके साथ मुलाकात की। इसके 3 महीने बाद मार्च 2024 में अडानी समूह ने नैरोबी हवाई अड्डे को विकसित और विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया। जून में केन्याई अधिकारियों ने राष्ट्रीय विमानन नीति में बदलाव किया और हवाई अड्डे के निवेश की योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अडानी समूह को 30 वर्षों तक नैरोबी हवाई अड्डे को चलाने का अधिकार मिल गया। जिसके बाद केन्याई मानवाधिकार आयोग और बार एसोसिएशन ने कानूनी चुनौती दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि एक रणनीतिक और लाभदायक राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निजी संस्थान को पट्टे पर देना तर्कहीन है, इसलिए क्योंकि ये बिना किसी प्रतिस्पर्धी बोली के गुप्त रूप से किया जा रहा था। इस पर सुनवाई करते हुए केन्याई उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर को इस प्रस्तावित सौदे को अस्थायी रूप से रोक दिया। जुलाई अगस्त 2024 में दिल्ली आए। जिस दिन उन्होंने मोदी से मुलाकात की, उसी दिन गौतम अडानी से भी उन्होंने मुलाकात की और घोषणा की कि अडानी समूह वियतनाम में 2 हवाई अड्डों में निवेश करेगा। इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है ये तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन जिस हिसाब से मोदी जी की मुलाकातों के बाद विभिन्न देशों में भर भर के प्रोजेक्ट्स अडानी को मिले हैं, उससे तो राहुल गांधी द्वारा साल 2023 में संसद में बोली गई ये बात सच लगती है कि ये भारत की विदेश नीति नहीं है, ये अडानी जी की विदेश नीति है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है ये हमें कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो कैसा लगा है ये भी बता दें। अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही अन्य वीडियोस भी आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।